नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मीमांसा गुरुकुल के YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। हम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमी पे हमारी एक सीरीज चल रही है और उसी कड़ी में आज प्रस्तुत है यह टॉपिक हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म। देखिए, जो कैपिटलिज्म है इस समय की, जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में चर्चा की है कि इस समय की सबसे डोमिनेंट इकोनॉमिक फिलॉसफी है अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। किंतु कैपिटलिज्म का जो उद्भव हुआ है, जो इतना इसका प्रचार प्रसार हुआ है, इसके पीछे कई तत्व काम कर रहे हैं, ठीक है। उनको समझना बहुत आवश्यक है। यदि आप किसी भी प्रतिष्ठित परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो जाए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाए, या इवन आप वनडे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तब भी आपको कॉन्टेक्चुअल नॉलेज होना चाहिए। इंटरलिंकेज जो वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं, देखिए किसी भी घटना के पीछे कभी भी एक कारण नहीं होता है। हो सकता है कि एक महत्वपूर्ण कारण हो, लेकिन उसके पीछे कई कारक होते हैं। और जो प्रतिष्ठित परीक्षाएं होती हैं, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, उसमें वो वन लाइनर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं चाहते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है, जो खासकर बिगिनर्स को ऐसा लगता है कि उनको छोटी छोटी चीजें चाहिए। नहीं, उनको ये चीज पता करनी रहती है। जो परीक्षक होते हैं, जो परीक्षा प्रणाली बनाई गई है, उनको यह पता करना होता है कि आप कितना अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। इसीलिए इस चैनल का नाम रखा गया है मीमांसा। मीमांसा का अर्थ ही होता है एनालिसिस। तो जो कैपिटलिज्म है, यह सिर्फ ऐसा नहीं है कि फ्री ट्रेड से रिलेटेड है, प्रॉफिट से रिलेटेड है, प्राइवेट राइट से रिलेटेड है। इसके उद्भव में, इसके ओरिजिनेशन में बहुत सारे कारक शामिल हैं, ठीक है। और चूंकि ये सबसे डोमिनेंट इकोनॉमिक फिलॉसफी है इस समय, तो इसने हमारे देश को, हमारे देश में जितने भी देश हैं दुनिया में, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो साम्राज्यवाद का उद्भव हुआ था, जो सांस्कृतिक परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलते हैं, इन सब से रिलेशन है इसका, कैपिटलिज्म का। सांस्कृतिक प्रभावों से मेरा क्या तात्पर्य हो सकता है? जैसे आजकल देखिए, हम लोग उपभोग की जो संस्कृति है, दिखावे की संस्कृति कह लीजिए, या माइंडलेस कंजम्पशन जिसे कहते हैं, यह सब कैपिटलिज्म से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कैपिटलिज्म चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा उपभोग करें। जब आप ज्यादा से ज्यादा उपभोग करेंगे, तभी ज्यादा से ज्यादा व्यापार होगा, लाभ होगा, ठीक है। तो इसलिए देखिए, एड वर्ल्ड के द्वारा या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा, विभिन्न माध्यमों द्वारा यह बताया जाता है कि आप अधिक से अधिक उपभोग करें। आपको मैंने उस दिशा में चलाया जाता है, जिसे कहते हैं ना मैनिपुलेशन करना। तो ये मैनिपुलेशन एकदम स्पष्टतः दृष्टिगोचर नहीं होता है, किंतु कहीं ना कहीं वो हो रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही है या गलत है, एक प्रकार से सही भी है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं आप भी कुछ चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन हो, सर्विस का, गुड्स का, तो अगर आप बाकी लोग उपभोग करेंगे तभी आपके पास भी पैसा आएगा, ठीक है। लेकिन ये हो रहा है, कहने का ये आशय है कि हो रहा है। तो जब हम कैपिटलिज्म की हिस्ट्री में जाते हैं, तो 1500 के पहले, सन 1500 के पहले आप देख लेंगे तो कैपिटलिज्म जो था वो नहीं था, ठीक है। फ्यूडलिज्म था, सबसिस्टेंस, जिसकी पहले हमने वीडियोस में चर्चा की है कि फ्यूडलिज्म था। किसी के पास बड़ा खेत है, बहुत बड़ा एस्टेट है, हजारों एकड़ का एस्टेट है, और वह अपने खेत में लोगों को लगा रहा है। सामंतवाद था, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा। एंड वो उसका मालिक होता था, उस पर जो उपज होती थी वो उसका, उस पर मालिकाना अधिकार होता था। ये लोग माने शासन व्यवस्था के भी एक प्रमुख अंग हुआ करते थे, जो सामंत होते थे। किंतु 1500 शताब्दी के बाद धीरे धीरे कैपिटलिज्म का उद्भव होना शुरू हुआ। और ये शुरू हुआ कहाँ? आपका वेस्टर्न यूरोप में। वेस्टर्न यूरोप में कौन से देश आप कह सकते हैं जो जहाँ पे कैपिटलिज्म का उद्भव शुरू हुआ? तो आप कह सकते हैं ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, बेल्जियम हो गया, ये सारे देश ईस्टर्न यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप। अच्छा, इसके पीछे कई माने ये कहा जाता है कि भाई चाइना और इंडिया सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे कैपिटलिज्म का उद्भव क्यों नहीं हुआ? जहाँ पे माने संस्कृति इतनी उन्नत थी, साइंटिफिक नॉलेज भी अच्छा खासा था हमारे पास, किंतु हमारे यहाँ ना होते हुए वेस्टर्न यूरोप में क्यों हुआ? तो उसके देखिए, लोग अपने अपने हिसाब से तर्क वितर्क देते हैं। कहा जाता है कि चाइना में जैसे
माना जाता है कि ब्यूरोक्रेसी में जो अच्छे जो विद्वान व्यक्ति हुआ करते थे वो ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते थे। उनको ट्रेड, व्यापार, मर्केंटलिज्म से एक प्रकार से घृणा थी, माने ये छोटे लोगों का काम है। आज भी अब देख लीजिए, मैं आपको अभी का उदाहरण देता हूँ। मेरे पहचान में एक लड़का है जो अभी इंजीनियर बना है, वह कमा रहा है 10,000 रुपये। और एक दिन मेरे घर पे प्लम्बर आया था, तो मैंने उससे ऐसे ही बातों बातों में पूछा, भाई आप कितना कमा लेते हो महीने भर का? तो उसने मुझे बताया था कि सर 50 से 60 के बीच हो जाता है। मुझे नहीं पता वो कितना सच कह रहा था कितना गलत कह रहा था, किंतु देखिए इसको हम, जो प्लम्बर है उसको हम हेय दृष्टि से देखते हैं। जनरली यदि आप देखेंगे एक इंजीनियर की तुलना में इसको हम हेय दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसे ही चाइना में माना जाता था कि भाई जो ब्यूरोक्रेसी है, वहां पे भी ब्यूरोक्रेसी, जैसे इंडिया में ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत क्रेज है, आज भी बहुत क्रेज है, तो वैसे ही चाइना में ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत क्रेज था। जो देखिए किसी भी, जब भी आप कोई कार्य करते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिलीफ सिस्टम, आइडिया सिस्टम, ठीक है, तभी आप काम कर पाते हैं। अब जैसे मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, बिलीफ या आइडिया सिस्टम से हमारा क्या लेना देना है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो वहां पे आप चप्पल उतार के जाते हैं, आप चप्पल पहन के भी जाइए तो उससे भगवान जो है वो दूषित नहीं हो जाएंगे। आप, माने आपकी तार्किक बुद्धि ये कहती होगी कि उससे भगवान दूषित नहीं हो जाएंगे, किंतु फिर भी आप चप्पल उतार के जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए वो एक आइडिया सिस्टम बनाया गया, वो एक बिलीफ सिस्टम बनाया गया कि जब हम भगवान के द्वार पे जाते हैं तो हमें शुद्धता के साथ जाना चाहिए, शारीरिक तौर से शुद्ध हो हम लोग, हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध हो, क्योंकि भगवान एक ऐसे, उनको अभी मैं क्या कहूँ, प्राणी कहूँ, क्या कहूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, किंतु एक ऐसी शक्ति है वो जिनके सामने हमें नतमस्तक होना है। और ये आइडिया सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि जो भी भगवान की सत्ता है उस पर हम विश्वास कर सकें। अगर हम ऐसे छोटे छोटे कार्य नहीं करेंगे, चप्पल पहन के जाने से कुछ नहीं हो जाने वाला है, किंतु ये ऐसे छोटे छोटे कार्य इसीलिए कराए जाते हैं ताकि आपको उस सत्ता में विश्वास हो, ठीक है। उसी प्रकार जब जो आइडिया होता है, अगर आप ब्यूरोक्रेसी के प्रति आपका क्रेज है तो आप क्या करेंगे, आप ट्रेड को हेय दृष्टि से देखेंगे, व्यापार को हेय दृष्टि से देखेंगे। तो चाइना में कहा जाता है कि वहां पे ब्यूरोक्रेटिक जो क्लास था वो डोमिनेंट था, एंड जो अच्छे, माने अच्छी प्रतिभा के लड़के हुआ करते थे वो ट्रेड की तरफ जाते थे। इंडिया के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे माने कास्ट सिस्टम जो थी उसने कैपिटलिज्म को डेवलप नहीं होने दिया। इस पे वेबर ने अपनी रचना में भी लिखा हुआ है। तो कास्ट सिस्टम में क्या होता था, जैसे जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनका कार्य हुआ करता था पठन पाठन, अध्यापन, ठीक है। तो जो इंटेलेक्चुअल परस्यूट जिसे हम कहते हैं वह तो ब्राह्मण करते थे, किंतु जो अगर आपको उत्पादन करना है तो आपको अपने हाथों का भी प्रयोग करना पड़ेगा, किंतु ब्राह्मण हाथों का प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है। उसके लिए अन्य कास्ट के लोग हुआ करते थे जो भी उत्पादन, जैसे लोहार हो गया तो वो क्या करता था, लोहे की वस्तुएं बनाता था, बढ़ई हो गया तो लकड़ी की वस्तुएं बनाता था। तो जो इंटेलेक्चुअल परस्यूट और जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, उन दोनों का समन्वय नहीं था इंडिया में, कि जिसके कारण कैपिटलिज्म बढ़ सके। उसके अलावा भी मैंने कास्ट सिस्टम में लोगों का जो स्थान रहा करता था वह निश्चित रहा करता था। मोबिलिटी नहीं थी, सोशल मोबिलिटी नहीं थी, ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेगा, एक बनिया बनिया ही रहेगा, तो उसमें सोशल मोबिलिटी नहीं थी। सभी का अपना स्थान निश्चित था, एंड फिर जब स्थान निश्चित होता है हमारा तो हमारी सोच भी वैसी हो जाती है, ऐसा कहना था। लेकिन यूरोप में जो हुआ उस समय, जैसे देखिए मैंने कहा ना कि किसी भी घटना के पीछे बहुत सारे कारण उसके पीछे विद्यमान होते हैं, तभी जाके कोई महान घटना घटित होती है। कैपिटलिज्म का भी उदय जो है वो एक महान घटना है। तो यूरोप में ऐसे क्या कारण थे, देखिए जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो आइडिया सिस्टम होता है, बिलीफ जो होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो मैटर व्हाट वी आर डूइंग, इट इज द बिलीफ विच इज ड्राइविंग अस। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यूरोप में शुरू हुआ था एनलाइटनमेंट, ठीक है, पुनर्जागरण कह सकते हैं आप इसे हिंदी में। तो वहां पे एनलाइटनमेंट के कारण जो रिलीजियस डॉगमा थे, जो रिलीजियस सोच थी, क्रिश्चियनिटी वहां पे पावरफुल थी, चर्च वहां पे पावरफुल था। तो एनलाइटनमेंट ने क्या कहा कि भाई जो
सांस्कारिक माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, जो संसार में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ तार्किक कारण है। ठीक है, ये आवश्यक नहीं है कि वो परालौकिक सुपरनैचुरल फोर्सेस द्वारा ड्रिवन हो, उसके पीछे कुछ तार्किक कारण हो सकते हैं जिसका हमें अध्ययन करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। एंड वो अध्ययन जब हम करेंगे तो हम उनका जो भी उसके पीछे कारण है उसके मूल में जाएंगे, और मूल में जाने के बाद हम प्रगति कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, अभी ये कोविड काल ही देख लीजिए, आज से ही 300-400 साल पहले यदि कोविड आया होता तो लोगों को पता ही नहीं चलता था कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई वायरस इतनी तबाही मचा सकता है। किंतु चूंकि जो वैज्ञानिक अध्ययन हुए, वैज्ञानिक शोध हुए, जिसके कारण आज हम जानते हैं भाई कि बैक्टीरिया क्या होता है, वायरस क्या होता है, तो उसके कारण हमें पता है कि वायरस इस प्रकार कार्य करता है एंड उसको रोकने के लिए ऐसे हम वैक्सीन बना सकते हैं, जो कि मैंने 1 साल के अंदर ही आ गई। तो कहने का क्या अर्थ है कि एनलाइटनमेंट ने यह सोच बलवती की कि भाई जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसके पीछे आवश्यक नहीं है कि कोई सुपरनैचुरल फोर्स हो, कोई परालौकिक शक्ति हो, उसको हम उसका अध्ययन करेंगे, सिस्टमैटिक नॉलेज गेन करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, विभिन्न प्रकार के प्रयोग करेंगे, और हो सकता है कि हम घटना के मूल में जा सकें। ठीक है, तो ये एक बड़ी सोच थी। उसके पीछे भी देखिए, चूंकि धर्म जो है वो बहुत ही शक्तिशाली कारक रहा है और आज भी है, और मेरे मतानुसार आगे भी रहेगा। तो उसी दौरान वहां पे प्रोटेस्टेंटिज्म का भी उदय हुआ, जो मैंने क्या कहते हैं कि जिसका मानना था कि जो चर्च है, चर्च के जो अधिकारी हैं या चर्च में जो चर्च के जो रिचुअल्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव हैं। माने एक जो कॉमन व्यक्ति है उसकी पहुंच को, भगवान से उसकी जो पहुंच है उसमें बाधा डालते हैं। वो भगवान का और व्यक्ति का संबंध सीधा होना चाहिए, उसमें चर्च की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रोटेस्टेंटिज्म ने रैशनलिज्म पे भी बहुत फोकस किया, तार्किक दृष्टिकोण पे बहुत फोकस किया। तो उसके कारण क्या हुआ कि लोगों का एक धीरे धीरे बिलीव बना इन आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। माने हम आज जो भी है, आज जो भी हमारी स्थिति है, कल को हमारी स्थिति बेहतर हो सकती है, अच्छी हो सकती है, व्यक्तिगत जीवन में या सामाजिक जीवन में। और ये सोच आज इतनी बलवती है कि हमें लगता ही नहीं है कि आज से 400-500 साल पहले लोग ऐसा नहीं सोचते होंगे। उनको क्या लगता था भाई कि जीवन जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। हो सकता है आज मेरे पास मान लीजिए बाइक हो, मैं सोच सकता हूँ कि 5 साल बाद मेरे पास कार होगी, ठीक है, 6-7 साल बाद हो सकता है। यदि आज मैं इंडिया में जा रहा हूँ तो मैं सोच सकता हूँ यार कि मैं 7-8 साल बाद कहीं बाहर जाऊंगा घूमने के लिए। वैसे ही देश काल में भी सोचा जाता है। आज 1950 में देखिए भारत की क्या स्थिति थी, और आज 2022 में हमारी स्थिति क्या है। तो कहने का क्या अर्थ है कि एनलाइटनमेंट ने जो साइंटिफिक जो प्रोग्रेस हुई, साइंटिफिक नॉलेज में आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, गैलीलियो ने, न्यूटन ने, लिबनिटीज ने, फिर बहुत सारे जो फिलोसोफर्स थे, कैंट हो गए, इन लोगों ने एक ऐसा इंटेलेक्चुअल वातावरण बनाया जिसके कारण आइडिया ऑफ प्रोग्रेस जो है उसके बारे में उस पे लोगों का विश्वास हुआ कि हाँ भाई आज जो परिस्थिति है उससे अच्छी परिस्थिति हो सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, एनलाइटनमेंट जो थी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। उसके पहले देखिए, मैंने पहले वाले वीडियो में भी चर्चा की थी कि क्रेडिट सिस्टम जो होता है वो बहुत ही आवश्यक होता है। क्रेडिट सिस्टम कैसे आवश्यक होता है उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। समझ लीजिए किसी कारण से मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए, ठीक है, 1 लाख रुपए आ गए, मैं क्या करूंगा, मैं गया इस बैंक में, मैंने डिपॉजिट कर दिया। अब बैंक क्या करेगा, बैंक तो अपने पास रखेगा नहीं वो 1 लाख रुपए, वो क्या करेगा, वो समझ लीजिए उसने आपको दे दिए 1 लाख रुपए। क्यों दे दिए? बिकॉज यू हैव अ बिजनेस आइडिया इन माइंड, आपके पास बिजनेस आइडिया है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप बैंक से जाके पैसा लेंगे। अब वो बैंक क्या करेगा, इसको इंटरेस्ट देगा, इससे इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, लेकिन अभी आपके पास पैसे आ गए, 1 लाख रुपए आ गए। तो आप क्या करेंगे, आपका जो भी बिजनेस है, समझ लीजिए कि आपका बिजनेस है कि भाई मैं एक मिठाई की दुकान डालता हूँ, तो आपने
इक्विपमेंट्स ले लिए, जो उसके लिए मटेरियल चाहिए वो ले लिया आपने, आपने लेबर्स लगा लिए, ठीक है। आपने क्यों ये सब किया? क्योंकि नाउ यू आर बिलीविंग इन व्हाट? आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, जो मैंने कहा ना आपको, आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि ये सिर्फ ये मत सोचिए कि कैपिटलिज्म है तो भाई ये सिर्फ इकोनॉमिक्स है। इस चैनल का ये उद्देश्य है ही नहीं कि आपको सिर्फ एक चीज पढ़ाई जाए। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि भाई आपको सारगर्भित नॉलेज दिया जाए, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। कुछ जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कुछ घटना हो सकती है, कोई घटना महत्वपूर्ण हो, किंतु ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी बड़ी घटना के पीछे केवल एक कारण विद्यमान हो, उसके पीछे कई कारण विद्यमान होते हैं। तो ये सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, ये आपके पॉलिटिकल साइंस से भी रिलेटेड है, ये सोशियोलॉजी से भी रिलेटेड है, ये फिलोसॉफी से भी रिलेटेड है, ये हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। एंड जीएस जो जनरल स्टडीज होता है उसमें मैंने जैसे आपको बताया ना, आपकी एक मोटी समझ होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? ये नहीं कि आपको छोटी छोटी बातें पता है, नहीं, वो उसके चक्कर में आप अपना समय, अपनी ऊर्जा व्यर्थ करेंगे। जैसे कि बहुत सारे मैं वीडियोस देखता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, आलोचना नहीं करना चाहता, किंतु लब्ध प्रतिष्ठित परीक्षाओं में वो आपकी मोटी समझ चेक कर रहे हैं। ये नहीं चेक कर रहे हैं कि आपको पता है कि नहीं कि इंडिया का इस समय जीडीपी कितना ट्रिलियन है। दैट्स नॉनसेंस। इसके लिए इंटरनेट है। इंटरनेट आपको सोच के नहीं बता सकता कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आपको फिगर बता सकता है। सोचना हमारा कार्य है, मनुष्य का कार्य है सोचना। आज भी कोई इतना पावरफुल मशीन नहीं बनाए हैं हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, दुनिया भर की लर्निंग आने के बाद भी नो वन कैन थिंक लाइक ह्यूमन। सो इन एग्जाम वो आपसे ये नहीं अपेक्षा कर रहे हैं कि आपको ये पता है कि नहीं इंडिया का फॉरेक्स कितना है। दैट इज बुलशिट। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई फॉरेक्स क्या होता है, उसके पीछे और जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। हाँ, तो आइडिया ऑफ प्रोग्रेस में आप अब बिलीव कर रहे हैं, पहले वो नहीं था। पहले जीवन जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा था। अभी जैसे आप इंडिया में ही चले जाइए, लोगों को पता था आज से 100 साल पहले, 100 साल नहीं, चलिए 200-250 साल पहले, कॉलोनियलिज्म आने के पहले लोगों को पता रहता था कि भाई हमारा जीवन कैसे होने वाला है। यदि कोई ब्राह्मण है लड़का तो हाँ, उसको पढ़ाई लिखाई में जाना है। समझ लीजिए कोई यदुवंशी है तो उसको दूध के व्यवसाय में जाना है। सबको अपना माने सोशल पोजीशन पता रहता था। शादियां, जो विवाह हुआ करते थे वो भी देखिए 3-4 किलोमीटर के ही क्षेत्र में हुआ करते थे। ठीक है, पता भी रहता था कि किस प्रकार की लड़की रहेगी, उसका परिवार कैसा रहेगा, किस प्रकार का लड़का रहेगा, वो उसका क्या व्यवसाय रहेगा, सब चीजें लोगों को पता ही रहती थी। तो जीवन एक क्या कहते हैं ना कि एक लीनियर पाथ पे चल रहा था, एक रेखीय था। किंतु आज हमारा जीवन देखिए विविधताओं से भरा हुआ है और हर जगह अनिश्चितता भी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले का जीवन बकवास था। मेरा ये व्यक्तिगत तौर से मानना है, हर चीज के अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। पहले की चीजें कुछ खराब थी तो उसमें कुछ अच्छाइयां भी थी। अब जीवन जो है वो अनिश्चितता का एक ये हो गया है। मुझे नहीं पता है कि मेरा जो करियर है वो करियर, मैंने अब जैसे देख ही रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। धीरे धीरे तो अब गवर्नमेंट सेक्टर भी पहले जैसा एकदम सेफ नहीं रह गया है। जैसे माना जाता था ना बहुत सेफ है करके, अब तो बहुत जगहों पे कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉय ले रहे हैं, बहुत जगहों पे डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। खैर, इन सब पे हम नहीं जाएंगे। तो ये आइडिया ऑफ प्रोग्रेस पहले नहीं था, ये आइडिया ऑफ प्रोग्रेस आया। अब ये आइडिया ऑफ प्रोग्रेस आने से क्या हुआ कि आपने 1 लाख रुपए यहाँ से उधार लिया और ये अपना बिजनेस शुरू किया। अब वो बिजनेस शुरू किया, अब हो सकता है कि मैं क्या हूँ, मैं समझ लीजिए सप्लायर था, मेरे पास 1 लाख रुपए कहीं से आए और मैं समझ लीजिए रॉ मटेरियल का सप्लायर हूँ। ये 1 लाख रुपए आपने क्या किए, फिर से मुझको ही दे दिए। ये 1 लाख रुपए मुझको ही दे दिए। ठीक है, कि कैसे दे दिए? क्योंकि मैं सप्लायर हूँ। आपने बैंक से 1 लाख रुपया लिया और मैं चूंकि सप्लायर हूँ, रॉ मटेरियल कह लीजिए, जो इक्विपमेंट्स लगते हैं वो कह लीजिए, तो मेरे पास वापस 1 लाख रुपए आ गए। तो मेरे पास अब कितने रुपए हो गए? मेरे पास हो गए 2 लाख रुपए। मैंने बैंक में 1 लाख रुपए दिए थे। ठीक है, मेरे पास अब 1 लाख है। 1 लाख से मैंने ये यहाँ पे दिए, ये 1 लाख रुपए फिर से मेरे पास आ गए। अब फिर से मैंने ये 1 लाख रुपए बैंक में डाले, फिर से वो 1 लाख रुपए बैंक ने किसी और को दिए। समझ रहे हैं? फिर से 1 लाख रुपए मैंने आप बैंक में डाले, अब वो 1 लाख बैंक ने किसी और को दे दिए, थर्ड पर्सन को दे दिए, उसको भी 1 लाख रुपए मिल गए। तो कहने का देखिए अर्थ क्या है
कि इसी 1 लाख रुपए से बैंक कई लोगों को लोन दे रहा है। आप समझिए बात को, 1 लाख रुपए बैंक में जो आ रहे हैं, मैं जैसे अगर सेवर हूं, मैं जाके बैंक में डालता हूं तो बैंक अपने पास नहीं रखता है, बैंक उसको क्या करता है, लोन देता है किसी और को, और फिर उसके पास पैसा आता है कहीं से, फिर उसको लोन देता है। ऐसे वो कई बार कर सकता है। जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे पता है कि 1 रुपए जो बैंक में आते हैं उसके पीछे वो 10 रुपए तक का लोन दे सकता है। 10 रुपए तक का लोन माने 10 रुपए बैंक में नहीं रहेंगे, उसके पास 1 ही रुपया रहेगा। बैंक ऐसे क्यों करता है? क्योंकि बैंक को पता है कि जितने भी उसके डिपॉजिटर्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी उसके डिपॉजिटर्स हैं वह साथ में पैसा मांगने नहीं आने वाले हैं। समझ रहे हैं आप? ऐसे 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए करके 5 लोगों ने बैंक को पैसा दे दिया, डिपॉजिट कर दिया। कितने पैसे आए बैंक के पास? 5 रुपए। बैंक ने 50 रुपए का लोन बांट दिया है, लेकिन उसको पता है कि ये पांचों जो लोग हैं वो साथ में पैसा मांगने नहीं आने वाले हैं। ये हो सकता है आज मांगने आए, किंतु ये 4 नहीं आए। अगर ये पांचों मांगने आ गए साथ में तो बैंक डूब जाएगा, बैंक विल कोलैप्स। चाहे कितना भी बड़ा बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, गोल्डमैन सैक्स हो, जो भी बैंक हो, बड़े बड़े बैंक हो, वो डूब जाएंगे। इसीलिए जो गवर्नमेंट चाहती है ना कि भाई फाइनेंशियल सिस्टम पे ट्रस्ट बना रहे, उसका कारण यही है। अन्यथा बैंक रन जिसे कहते हैं ना, 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो यही हुआ था। लोगों को लगा कि भाई सब इकोनॉमी डूबने वाली है, अपना पैसा बैंक से निकाल लो। सब साथ में बैंक में पहुंचे और बैंक डूब गए, क्योंकि बैंक ने बहुत पैसा दे के रखा है बाहर। जितना उसके पास आया है नहीं है, उससे ज्यादा उसने बाहर दे के रखा है। क्यों? क्योंकि बैंक को भी पता है, बैंक इज ऑल्सो बिलीविंग इन दी आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। आइडिया ऑफ प्रोग्रेस माने ये भी आइडिया ऑफ प्रोग्रेस पे विश्वास कर रहा है, क्योंकि उसको पता है जो बैंक ने इन लोगों को जो पैसा दिया है ये कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी करेंगे, और उस प्रोडक्टिव एक्टिविटी के कारण प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ठीक है, और वो जो लाभ होगा उससे बैंक को वो लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, और जब इंटरेस्ट उसके पास आता रहेगा तो इन लोग जैसे जैसे ये लोग आएंगे इनको वो पैसा देते जाएगा। तो क्रेडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म, जो पहले नहीं था। पहले जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में आप लोगों को बताया कि जो क्रेडिट सिस्टम था वो नॉन एग्जिस्टेंट था, मैंने कोई किसी को पैसा उधार नहीं देता था, देता भी था तो शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट रहा करता था। आज भी आप लोग शायद सुनते होंगे कि गांव में अभी जैसे देखिए, हम जैसे अभी मोदी जी जब से आए हैं या उनके पहले भी बहुत माने इस पे फोकस किया गया है कि बैंकिंग में लोगों का, बैंकिंग प्रणाली में लोगों का एक्सेस हो। क्यों? क्योंकि जिसके पास बैंकिंग प्रणाली का एक्सेस नहीं है वह बेचारा जाता है साहूकार के पास। ठीक है, और वो साहूकार कितने में उनको लोन देता है? बैंक यदि उनसे लोन के लिए 10% 12% चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट, तो वही शायद यदि आप लोग ग्रामीण परिक्षेत्र से आते हो तो आपने सुना भी होगा कि सैकड़े वो लोग 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे साहूकार ऐसे हैं जो इतना भी पैसा लेते हैं, क्योंकि लोगों को और कहीं से ऋण मिलने की कोई आशा नहीं है, बैंकिंग सिस्टम में उनका एक्सेस नहीं है, तो कहीं और से उनको लोन नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए साहूकार उन लोगों को चूस सकते हैं। ठीक है, तो उससे होता क्या है कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है। भाई मैं काम ही क्यों करूंगा? अगर एक तो मैं रिस्क उठा रहा हूँ, ठीक है, रिस्क उठाने के बाद समझ लीजिए मैं फेल हो जाता हूँ, तो मुझे इतना इंटरेस्ट देना है जो मैं भर नहीं सकता। लेकिन गांवों में सिर्फ लोग बिजनेस के लिए लोन नहीं लेते हैं, बहुत सारे ऐसे भी कारण होते हैं, गरीबी है, वंचनाएं हैं ग्रामीण परिक्षेत्र में, तो किसी के घर पे कोई बीमार पड़ गया, शादी विवाह है, घर चलाने के लिए जो रोजमर्रा के खर्चे लोगों को, उसके लिए भी लोन लेना पड़ता है। तो ये तो एक वेलफेयर गवर्नमेंट की एक इसका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है, प्राइम गोल है कि भाई हम ऐसी समस्या ना आने दें। तो ठीक है, तो ये एक माने जो क्रेडिट वाला आइडिया है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है जो पहले के समाज में नहीं था।
पहले के समाज में क्रेडिट ना होने के कारण बिजनेस नहीं होते थे। बिजनेस जब नहीं होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा भाई? जब बिजनेस होगा तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ना। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तभी तो मैंने अगर जब पैसा किसी से लिया है तभी मैं उसका पैसा वापस कर पाऊंगा, अन्यथा कैसे उसका पैसा वापस कर पाऊंगा? तो एक आप लोगों ने शायद कंसेप्ट सुना होगा, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। माने आप जैसा सोचते हैं ना वैसे ही होते जाता है। अब देखिए अगेन, जैसे मैं बताता हूँ ना, इन वीडियो का जो भी इस चैनल पे वीडियोस आएंगे ये ऐसा नहीं है कि यूनिडायमेंशनल होंगे, सिर्फ एक चीज बता दी हो गया। अब ये जो चीज है इसको आप बहुत जगहों पे आप इसका यूज कर सकते हैं। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का अर्थ क्या होता है भाई? जैसा मैं सोचता हूँ वैसे होते जाता है। ठीक है, अब समझ लीजिए कि अगर कोई टीचर है वो सोच रहे कि ये जो स्टूडेंट है ये डल है, पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो क्या करेगा? अगेन मैंने जैसे पहले बताया, it's the idea which is driving you, it's your belief system, how you are thinking, it is driving you, it is influencing your behavior। तो अगर मैं किसी के बारे में सोच लूं कि ये स्टूडेंट डल है तो मैं उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मेरी अपेक्षाएं नहीं रहेंगी, एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। अगर उसको कुछ नहीं समझेगा तो मैं ज्यादा केयर नहीं करूंगा, उसको मैं चैलेंज नहीं करूंगा, असाइनमेंट्स वैसे नहीं दूंगा। तो धीरे धीरे सही में ऐसी बात हो जाएगी कि वह नहीं अच्छा कर पाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार जब पहले लोगों को क्रेडिट, मैंने पहले लोगों को क्या मेन आइडिया क्या था भाई? जीवन जैसा चल रहा है वैसे ही चलने वाला है। तो जब ऐसा है तो फिर क्रेडिट क्यों दें? इकोनॉमिक ग्रोथ ही जब नहीं होनी है तो मेरा पैसा वापस आएगा कि नहीं, मुझे इस चीज की क्या गारंटी है? तो मैं किसी को क्यों लोन दूं? मैं किसी को लोन नहीं देता था, कोई रिस्क नहीं ले सकता था। अगर मैंने लोन दिया भी तो 20% पे दिया, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, बिजनेस नहीं होता था, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती थी। फिर बात वही कि आप जो सोच रहे हैं वही हो रहा है। अभी क्या है कि आइडिया ऑफ प्रोग्रेस से आप सोच रहे हैं कि भाई प्रोग्रेस हो सकता है, तो बैंक है ये सब लोन दे रहे हैं, आप भी जाके बैंक में अपना पैसा रख रहे हो बिकॉज यू हैव ट्रस्ट ऑन गवर्नमेंट। तो आप पैसा रख रहे हो, बैंक लोगों को पैसा दे रहा है बिकॉज इट इज बिलीविंग इन द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। तो उसके कारण क्या हो रहा है, कुछ पैसे डूब भी जा रहे हैं, नो डाउट पैसे डूबते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जैसे कि 2008 में हुआ, 1929 में हुआ, बीच बीच में छोटे छोटे भी क्राइसिस आते रहते हैं। इंडिया में भी देखिए, आप जानते ही होंगे, विजय माल्या ने पैसे डुबा दिए, ऐसे होते रहते हैं। किंतु ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो आइडिया ऑफ प्रोग्रेस है, इट मेक्स यू बिलीव दैट नहीं, आज मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ हो सकता है कल को उसका अच्छा रिवॉर्ड मुझे मिले। तो लोग बिजनेस वेंचर में जा रहे हैं पैसा लेके, उनको कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है, बिजनेस वेंचर में जा रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और फिर वो लोग क्रेडिट को वापस भी कर रहे हैं। तो अगेन यू कैन रिलेट इट विद द सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तो इसमें देखिए पहले की वीडियोस में मैंने चर्चा की थी एडम स्मिथ के बारे में भी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एडम स्मिथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम। कार्ल मार्क्स के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं, और कार्ल मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, नो डाउट इन दैट। बट ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एडम स्मिथ के बारे में लोग इतना नहीं जानते हैं। कार्ल मार्क्स थोड़ा एक क्रिटिकल टाइप के व्यक्ति थे, माने क्रिटिसाइज उन्होंने किया था पॉलिटी को, इकोनॉमी को, कल्चर को। तो जनरली यदि कोई नेगेटिव बोलता है ना तो हमारा ध्यान उसकी ओर जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कहते थे वो गलत था, उनकी बातों में भी दम था, नो डाउट, बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति थे। इन्होंने, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, इन्होंने कहा था, इनका एक फेमस एक कोट है इनका जो बार बार दिया जाता है, वो उस कोट का अर्थ ये है कि आप जो मुझे मेरा भोजन मिल रहा है, मेरा जो भोजन मिल रहा है ये इसके कारण नहीं मिल रहा है कि जो किसान है वो चैरिटी करना चाहता है, ठीक है, या जो दुकान वाला है, रिटेलर है, वो कोई चैरिटी करना चाहता है। नो, मुझे मेरा भोजन इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो सब अपना फायदा देख रहे हैं। किसान अपना लाभ देख रहा है, दुकान वाला अपना लाभ देख रहा है, या जो भी वैल्यू चेन में जितने लोग जुड़े हैं सब अपना अपना लाभ देख रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट दे आर आउट देयर डूइंग समथिंग अल्ट्रुइस्टिक, मानव जाति के कल्याण के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किंतु इन सब के होते हुए भी लोगों का भला ही हो रहा है।
मेरा जो सेल्फ इंटरेस्ट है, मेरे जो सेल्फिश नीड्स हैं, उससे सिर्फ मेरा भला नहीं हो रहा है, उससे आपका भी भला हो रहा है, बृहद समाज का भला हो रहा है। जो जिसे कहते हैं ना, शायद उनका ही ये कथन था, आई एम नॉट वेरी श्योर, ईगोइज्म इज अल्ट्रुइज्म। मेरे भले में सबका भला है। तो एडम स्मिथ ने जब इनकी जो किताब आई थी, जो मैग्नम ऑपस की जो मैंने बात की थी, चर्चा की थी, वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में आई थी, तो उनका बेसिकली उनका प्रेमाइसिस यही था कि यदि सब लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, सेल्फ इंटरेस्ट से ही ड्रिवन होकर काम कर रहे हैं, तो पूरे समाज, बृहद समाज का भला होगा। और जो गवर्नमेंट है उसको बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं लाने चाहिए। बहुत ज़्यादा रेगुलेशन जब ला देते हैं तब हमारा सेल्फ इंटरेस्ट, इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट जो होता है, अब ये इस चीज़ को मैंने कोई एकदम मैथमेटिकली प्रिसाइज वे से नहीं बता सकता है कि मेरे भले से सबका भला कैसे हो रहा है, ठीक है। तो उनका कहना था कि ये इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट है विच इंश्योर्स that if everyone is working according to their self interest, their selfish needs, जो पूरे बृहद समाज का जो वेलफेयर है वो कौन इंश्योर करेगा? इनविजिबल हैंड, इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट। तो अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लेके आ जाती है, बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस लेके आ जाती है, तो वो इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट जो है वो बराबर काम नहीं कर पाता है। उस दौरान ही में माने लिबरल फिलोसॉफी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ी, जो कि लिबरल फिलोसॉफी माने जो फिलोसॉफी ऑफ इंडिविजुअलिज्म था, व्यक्तिवाद। भाई व्यक्ति अपने आप में एक भगवान का स्वरूप है, ठीक है। तो उसको आप गाइड मत कीजिए, जो स्टेट गाइड करने का प्रयास करता है। हम अभी भी देखिए बहुत लंबी लंबी चर्चाएं चलती हैं, तो वो आप मत कीजिए। लोगों को फ्रीडम दीजिए आप। इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्टेट बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस, रिस्ट्रिक्शंस ना लेके आए तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और उस इकोनॉमिक ग्रोथ से ही सबका वेलफेयर होगा, सबका भला होगा। तो ये देखिए, मैंने कहा ना अगेन कि जो इंटेलेक्चुअल जो क्लाइमेट होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब बातें हैं अभी आज के लिए। आई थिंक दिस इज इनफ। अभी नेक्स्ट जो वीडियो हमारा रहेगा, अगेन वी विल टॉक ऑन दिस टॉपिक, एंड आई रिपीट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यदि खासकर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप सदैव याद रखिए कि सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। ये सिर्फ नहीं कह सकते ये इकोनॉमिक्स है, ये सोशियोलॉजी भी है, ये हिस्ट्री भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, जीएस भी है। आपकी बृहद सोच विकसित होनी चाहिए, फैक्चुअल नॉलेज में आप मत जाइए, ठीक है। चलिए, नमस्कार।